फ्रेंच रिवॉल्यूशन यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 9th का, और हिस्ट्री का भी एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम लोग सभी जानते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 से में हुआ था, लेकिन आने वाले 10 वर्षों तक फ्रांस में लगातार उथल पुथल मचा रहा, और जिसके कारण जो है बहुत बार वहाँ का राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिला। सबसे पहले इसमें जो रिवॉल्यूशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है वह क्यों किया गया है? तो वे सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंज टेक प्लेस इन अ सोसाइटी दैट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। जब भी किसी घटना के बाद समाज में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन एक बैग देखने को मिले तो उसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। हम लोग बहुत सारे जो है रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन एट्सेट्रा के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर जो है जो घटनाएं फ्रांस में देखने को मिली उसके पीछे जो है बहुत सारे कारण थे। कभी भी ऑटोमेटिक कोई घटना नहीं होती है, हर घटना के पीछे कुछ कारण होता है, और यही चीज़ हुआ यहाँ पर भी। इसके पीछे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड इंटेलेक्चुअल शामिल थे। सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकल कॉज के बारे में देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग हिस्ट्री में जाते हैं, और वहाँ पर जो है लुई 14 से हम लोग शुरू करते हैं, जहाँ पर जो है जिसका पीरियड 1643 से लेकर 1715 तक था, और यह जो है फ्रांस का बहुत ही पावरफुल किंग था। लुई 14 जो था वह एक कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर था, साथ ही साथ उसने फ्रांस को कई युद्धों में विजय भी दिलाई थी। इसके समय में फ्रांस की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा, लेकिन उसके बाद उसका बेटा लुई 15 गद्दी पर बैठा, और उसका पीरियड जो था वह 1715 से लेकर 1774 तक था। इसी के समय में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में 7 ईयर वार शुरू हुआ था, और जिसमें फ्रांस को जो है हार का सामना करना पड़ा था। यह एक अच्छा कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं था। साथ ही साथ इसके समय में फ्रांस की प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई, और इसका सबसे बुरा प्रभाव जो है इसके आने वाले वंशजों को उठाना पड़ा। हम ये जिस डायनेस्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं यह है बॉर्बन डायनेस्टी, और ये लोग जो थे डेस्पोट थे। डेस्पोट, निरंकुश, यानी जिनके ऊपर किसी का जो है कंट्रोल नहीं था, जैसा चाहते थे अपने विचार से शासन करते थे। इसके बाद इसका बेटा लुई 16 गद्दी पर बैठा 20 ईयर के एज में 1774 में, और इसका पीरियड 1774 से लेकर 1792 तक रहा। इस समय जो है इसका विवाह जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंटोनीटी से हुआ, जो कि एक बैड एडवाइजर भी थी। तो विवाह होने के बाद अपनी पत्नी से वैसा कोई एडवाइस या इतना चतुर नहीं थी कि कुछ खास सहयोग मिल पाए। उसके बाद इसने अमेरिका में जो इंडिपेंडेंस वार हो रहा था, तो इंग्लैंड को नीचा दिखाने के लिए इसने अमेरिका को सपोर्ट किया। 7 ईयर वार जो हुआ था उसमें फ्रांस की हार हुई थी, इसीलिए अमेरिका जो कॉलोनी था उसको सपोर्ट फ्रांस किया, और परिणाम स्वरूप जो है
अमेरिका आज़ाद भी हुआ और अंग्रेज़ों को जो है अमेरिका को छोड़ना पड़ा। लेकिन इसके एवज में जो है फ्रांस को कुछ नहीं मिला। फ्रांस जो है काफ़ी कर्ज में जो है वह डूब गया और 2 बिलियन लीवर जो था उस समय का जो है वह कर्ज में डूबा हुआ था, क्योंकि जो सेना का खर्च था वह भी वहाँ से नहीं निकल पाया। इसके बाद जो कॉज है वह है सोशल कॉज। सोशल कॉज में हम लोग देखेंगे कि समाज वहाँ पर 3 स्टेट में बटा हुआ था। जो पहला स्टेट था वह क्लर्जी का दिखाई देता है, जिनका पॉपुलेशन करीब वहाँ पर 1 लाख के आसपास था और टोटल लैंड एरिया का जो है 10% इनके कंट्रोल में था। दूसरा जो है वह नोबेलिटी। लेकिन यहाँ पर यह बताना चाहेंगे कि क्लेर्जी का जो अर्थ होता है वह होता है चर्च, इसको ध्यान रखना है। दूसरा थे नोबेलिटी, और नोबल लोगों की जो पॉपुलेशन था उस समय करीब 4 लाख के आसपास था और इनके पास फ्रांस का 24% लैंड था। जो थर्ड स्टेट था वह उसकी जनसंख्या जो थी उस समय 2.7 करोड़ थी। कुल जनसंख्या का 95% जो था वह थर्ड स्टेट ही था और इसमें मार्चेंट, पीजेंट, टीचर, प्रोफेसर, इस तरह के सभी लोग शामिल थे। अब ये 3 ग्रुप के आधार पर ही वहाँ पर जो है स्टेट जनरल की संरचना की गई थी। 1614 में इसका जो है 1789 के पहले 1614 में इसका मीटिंग एक बार बुलाया गया था और उसके बाद 1614 के बाद सीधे डायरेक्ट 1789 में जो है यहाँ इनको बुलाया गया था। जनरली इनको तब बुलाया जाता था जब टैक्स को बढ़ाना होता था और कंडीशन यह था कि सभी स्टेट को एक एक वोट देने का अधिकार था। जहां फर्स्ट स्टेट में 300 मेंबर थे, सेकेंड स्टेट में 300 मेंबर थे और थर्ड स्टेट में 600 मेंबर थे। लेकिन हर एक स्टेट को एक ही वोट देने का अधिकार था, जबकि थर्ड स्टेट यह चाहता था कि सभी मेंबर को वोट देने का अधिकार मिले, क्योंकि जब भी राजा टैक्स बढ़ाना चाहता था थर्ड स्टेट नहीं चाहते, अगर अगेंस्ट में भी वोट करता था तो 2 वोट मिल जाने के बाद जो है वह टैक्स बढ़ जाता था। तो इसका जो है थर्ड स्टेट ने जमकर विरोध किया और जब यह मीटिंग बुलाया गया तब जो है इन्होंने इसका विरोध करते हुए नेशनल असेंबली की संरचना की। कंडीशन यह था कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को कोई टैक्स नहीं देना था, केवल थर्ड स्टेट ही तरह तरह के टैक्स दिया करता था, जिसमें तिथि, टैली ये सब प्रमुख थे। और राजा जो था वह पैलेस ऑफ वर्सलीज में रहा करता था, जो कि पेरिस से दूर था, जंगल में बसा हुआ और काफ़ी शान और शौकत का ज़िंदगी जीता था। आप लोग देख सकते हैं कि आज भी वह पैलेस बना हुआ है रसिया में और उसका लाइफ जो था वह काफ़ी लग्जूरियस था। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन में जो है जो खर्च उठाना पड़ता था वह भी जो है थर्ड स्टेट ही दिया करता था। इसका परिणाम यह हुआ कि सबसिस्टेंस क्राइसिस का कंडीशन बन गया कि आज हम खाए हैं, अभी हमको खाना मिला है और आने वाले समय में कल हमको या रात को खाना मिलेगा कि नहीं इसका गारंटी नहीं,
कीमतें बढ़ते जा रही थी और राजा जो था उसका संपर्क जो है आम जनता से टूट चुका था, क्योंकि वह जो था वह सेंटर में नहीं रहा करता था, लोगों के साथ उसका कनेक्शन नहीं था, मेल जोल भी बहुत कम ही रहता था लोगों के साथ, जिसके कारण जो है वहाँ पर जो है असंतोष बढ़ता चला गया लोगों के बीच में, और एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का भी जो है वह अभाव रहा। तीसरा जो है वह है इकोनॉमिक कॉज। फ्रांस का जो है पॉपुलेशन 23 मिलियन से बढ़कर जो है 28 मिलियन हो गया। जहां 23 मिलियन 1715 में फ्रांस का पॉपुलेशन था, वहीं जो है 1789 तक आते आते फ्रांस का पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गया। इसका सारा जो है वह लोड जो है वह जनता पर था, और कहाँ से वह जनता जो है इन सारी समस्याओं को सुलझा पाते। यहाँ पर थर्ड स्टेट के पास स्ट्रगल फॉर सर्वाइव का कंडीशन उत्पन्न हो गया था। ये थर्ड स्टेट जो थे वह फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लिए काम किया करते थे। यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है बुक में, द मोर द डेविल हैज द मोर ही वांट्स। जितना वो कमाते थे वो सब थर्ड स्टेट के लोग फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लिए ही कमाते थे, लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। उनका सारा जो है खर्च जो था वह फर्स्ट और सेकंड स्टेट का वह थर्ड स्टेट पर ही निर्भर था। अब जो चौथा कारण है वह है इंटेलेक्चुअल कारण, इंटेलेक्चुअल रीजन, कॉजेज जिसको कह सकते हैं। लेकिन इसमें आने के पहले जो है हम यह बताना चाहते हैं कि जो इकोनॉमिक जो कॉज था, जो पॉपुलेशन ग्रोथ का, वह जो है ट्रिगरिंग कॉज भी कहा जाता है। यानी यही इकोनॉमिक कॉज के कारण जो है वहाँ पर जो है क्रांति हुआ। सबसे बड़ा जो है आग में घी का काम किया, सबसे बड़ा जो है वह कॉज यही था। चौथा जो कॉज था वह था इंटेलेक्चुअल कॉज। इंटेलेक्चुअल कॉज का कारण यह था कि प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट जो है उस समय यूरोप के देशों में हो चुका था, और वे सभी लोग जो है अलग अलग स्कॉलर फिलोसफर के संपर्क में आ चुके थे। और वो लोग जो थे, जो जैसे कि जॉन लॉक जो है टू ट्रीटीज विथ गवर्नमेंट, रूसो जो है वह सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मॉन्टेस्क्यू का द स्पिरिट ऑफ लॉ का ये सारा बुक को पढ़ें। पहले जो है डिवाइन थ्योरी चला करता था, राजा जो है ईश्वर का संतान है, लेकिन अब समस्या यह हो गया कि जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जानकारी जनता को हो गया। अब जनता को यह मालूम चल गया कि राजा कोई ईश्वर का संतान नहीं है, उसको हम लोग जो है वह अधिकार दिए हुए, जिसके कारण जो है वह हम पर शासन कर रहा है। अगर राजा जो है सही ढंग से शासन नहीं करता है तो ऐसे कंडीशन में जो है राजा को हटाने का अधिकार जनता के पास ही है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट का यह बुक में जो है रूसो बहुत ही डिटेल के साथ वह समझाया था कि किस तरह से पहले के समय में जो है लोग अपनी सुरक्षा के लिए जो है अपने से मजबूत के लोगों के व्यक्ति को जो है अपना कुछ अधिकार दिए, और जिसके माध्यम से जो है वह शासन जो है करना शुरू कर दिया, कबीले का निर्माण हुआ। तो राजा तब तक ही रह सकता है जब तक कि जनता की इच्छाओं को वह समझे और पूरा करे। अगर वह जनता की इच्छाओं को राजा पूरा नहीं करता है तो वैसा कंडीशन में जो है जनता को यह अधिकार है कि राजा को हटाया जा सकता है। और यही जो यह थ्योरम है, इसके कारण जो है वह डेमोक्रेसी दुनिया के अलग अलग भागों में फैला, और फ्रांस की क्रांति के बाद राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी और राइट टू जस्टिस का जो सिद्धांत है वह पूरे होल ओवर वर्ल्ड में जो है वह फैल गया। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ का जो टाइम लाइन है, पॉलिटिकल टाइम लाइन, उसको हम लोग देखते हैं।
तो काफी लंबे समय तक से जो है फ्रांस में स्टेट जनरल जो है वह शासन किया करता था, जिसका शासन जो है 1789 में खत्म हुआ। उसके बाद 1789 से लेकर 1791 तक जो है नेशनल असेंबली का पीरियड रहा, और इसको जो है नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी कहा जाता है। इस नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 600 जो मेंबर थे थर्ड स्टेट के, वही सब शामिल थे। जब राजा जो है टैक्स बढ़ाने के लिए चर्चा किया, तब जो है ये थर्ड स्टेट के लोग जनता के अलग अलग मांग को जो है जब यहाँ पर रखना शुरू किए और उनकी कठिनाइयों का जिक्र करना शुरू किए, तो जो है राजा जो है इस पर इनकार कर दिया, और तब जो है ये लोग वहाँ से वॉकआउट किए और टेनिस कोर्ट में जो है ये लोग जो है यह नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्थापना किए। इसमें जो है मिराबियो और एबिसेस ये दो प्रमुख थे। मिराबियो जो था वह एक प्रिस्ट था, जिसको जो है हम लोग पढ़ चुके हैं कि चर्च को जो है वह काफ़ी सुविधाएं थी, उसके बावजूद भी जो है वह थर्ड स्टेट की समस्याओं से अवगत था और उनका फेवर कर रहा था। वहीं मिराबियो नोबल फैमिली से था और एबिसेस जो था वह एक पादरी था। और यह जो है मिराबियो धनी होते हुए भी जो है वह इनका थर्ड स्टेट का सपोर्ट किया, और एबिसेस जो कि चर्च का था वह भी जो है उसके पास भी सारी सुविधाएं थी, लेकिन वह थर्ड स्टेट का पावर के बारे में वह जिक्र किया कि सारा जो है वह देश का खर्च जो है वह थर्ड स्टेट ही उठाता है और फर्स्ट और सेकेंड स्टेट को इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो वाकई में जो है थर्ड स्टेट ही जो है वह रियल पावरफुल है देश को चलाने में। और ये लोग जो है फ्यूडल सिस्टम जो था इसको जो है इस समय जो है वह अंत कर दिए। अब जो है सितंबर 1791 से 1792 तक जो है मात्र एक साल लेजिस्लेटिव असेंबली का पीरियड रहा, जिसमें जो है किंग को जो है पावर थोड़ा कम कर कर जो है उसको रखा गया था। इस जिस तरह से इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, उसी तरह से फ्रांस में भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सिस्टम को डेवलप करने का प्रयास किया गया, और राजा को जो है प्रशासन का हेड बनाकर रखा गया। जिस तरह से हम लोग बुक में यह पिक्चर को देख रहे हैं, यह पिक्चर जो है इसके बारे में बता रहा है। यहाँ पर जो है जनता को अधिकार दिया गया, और उन लोगों को अधिकार दिया गया जिनका एज जो था वह 25 ईयर था, एंड पेड एट लीस्ट 3 days ऑफ लेबर। जो 3 days ऑफ लेबर के बराबर, एक मजदूर के बराबर टैक्स स्टेट को दिया करते थे, उन्हीं को जो है वोटिंग करने का अधिकार था। इनको जो है एक्टिव सिटीजन कहा गया, और बाकी जो बचे जिनके पास पैसा नहीं था स्टेट को देने के लिए, उनको पैसिव सिटीजन का अधिकार दिया गया। ऐसे लोगों की संख्या जो थी वह 50,000 के आसपास थी, जो एक्टिव सिटीजन थे उस समय, जिनको वोट देने का अधिकार था। औरतों को इस समय तक जो है कोई अधिकार नहीं दिया गया था, वह भी जो है वह पैसिव सिटीजन में ही आती थी। साथ ही साथ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पावर शेयरिंग हुआ है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी तीनों को अलग अलग रखा गया है। अब जो आगे बताया गया है वह डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन के बारे में बताया गया है, जिसमें जो है 17 पॉइंट बुक में दिया हुआ है। मैन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। ये सब के बारे में जो है जॉन लॉक से ये लोग काफ़ी प्रभावित थे।
और उसके सिद्धांत के आधार पर जो है जब नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ था उसी समय ये सारे राइट्स को जो है ह्यूमन राइट्स को ये इस समय यहाँ पर फ्रांस में जोड़ दिया गया था। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है अलग अलग सिंबल को दिखाया गया है बुक में आपके, जो कि जो है अलग अलग चीज को जो है वह प्रदर्शित करता है। जैसे ब्रोकन चैन जो है वह फ्रीडम का प्रतीक है, वहीं जो है बंडल ऑफ रॉड्स ऑफ फेसेस यूनिटी का प्रतीक है, वहीं जो है आई विथ ट्रायंगल रेडियंट लाइट यह जो है आदमी के भीतर जो है इनलाइटमेंट का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। वहीं जो है स्कैप्टर जो है वह सिंबल ऑफ रॉयल पावर का प्रतीक है। वहीं स्नेक बाइट इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग यह जो है सिंबल ऑफ इटर्निटी, यानी शासन के बारे में बताया गया है कि इसका जो है जो पावर है स्टेट का वह जो है वह इन्फिनिटी। उसके साथ जो है रेड फेरेनियम कैप के बारे में बताया गया है, जो उस समय जो है आगे अभी हम लोग देखने वाले हैं। जो जैकोबियन थे वह सब जो है रेड कैप पहना करते थे और वह जो है लिबर्टी का प्रतीक है कि वह किसी के गुलाम नहीं है। उसके बाद ब्लू वाइट रेड, इस पर ध्यान देंगे, यह जो है यह फ्रांस का ट्रिक कलर है, तिरंगा। विंग्ड ओमेन जो है पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ का सिंबल है। वहीं जो है लॉर्ड टैबलेट्स जो है वह ह्यूमन राइट्स को बताता है कि सभी ह्यूमन एक है।